दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube मंच प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स में। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रख रहे हैं। आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण सवालों को। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? सवाल एक बार फिर से सुने कि मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? इक्ता, सरकार, तर्क या सूबा? तो मुगल काल में जनपद जो था वो सरकार को कहा जाता था। इक्ता जो था यह भूमि प्रशासन की एक प्रणाली थी, प्रांतों के अधिकारियों को दिया जाता था। यह इक्तादार कहलाते थे जो राजस्व वसूलते थे। सरकार जनपद या जिला कहलाता था। सूबा जो था यह मुगल साम्राज्य के प्रांतों को कहा जाता था। इसके अधिकारी सूबेदार कहलाते थे। देखते हैं अब दूसरा सवाल। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन ए है कालीकट, भरूच, कैम्बे या सूरत। कालीकट, भरूच, कैम्बे या सूरत, इनमें से किसको बाबुल मक्का अर्थात मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है ये है सूरत। सूरत को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। कालीकट जो बंदरगाह था यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। भरूच जो था वो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित था। सूती वस्त्रों और अनाज निर्यात के लिए यह प्रसिद्ध था। कैम्बे, इसका महत्व शुरू में बहुत था लेकिन बाद में इसका स्थान सूरत ने ले लिया। तो इस तरह आपने जाना कि सूरत बंदरगाह जो था वह मुगल काल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। देखते हैं तीसरे सवाल को। गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे? गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम, सोना, उदरंग या उपरनिका? तो इसका जो सही जवाब है वो है विदक भागम। गुप्त काल में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। सोना अर्थात जो हम लोग गोल्ड जानते हैं वो सोना था। उदरंग जो था यह एक तरह से स्थायी कर था। उन किसानों से जो भूमि के मालिक होते थे उनसे लिया जाता था। इसमें 1/6 कर के रूप में लिया जाता था। उपरनिका जो था यह अतिरिक्त या अस्थायी कर था। गुप्त काल में यह उन किसानों से लिया जाता था जो किसी भूमि को किराए पर लेकर खेती करते थे या अस्थायी रूप से खेती करते थे। तो आपने जाना कि विदक भागम सिंचाई कर था गुप्त काल में। देखते हैं चौथे सवाल को। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन थे? हिंदू पॉलिटी जो पुस्तक थे इसके लेखक कौन थे? पहला आरसी मजूमदार या जदुनाथ सरकार या वीडी सावरकर या केपी जायसवाल? तो इसका जो सही जवाब है वो है केपी जायसवाल। आरसी मजूमदार जो थे इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल जो 11 खंड में है। एक और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी एंशिएंट इंडिया। वहीं जदुनाथ सरकार जो हैं उनका जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो तो हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब और एक अन्य पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम। इसी तरह जो वीडी सावरकर हैं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इनकी प्रसिद्ध कृति थी। और हिंदुत्व हु इज हिंदू ये इनकी प्रसिद्ध कृति थी। तो इस तरह आप इन विभिन्न जो लेखक हैं इनके पुस्तकों के नाम को आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं जो 5वां सवाल है यह है किस आश्रम को महाश्रम कहा गया है? वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था था उसके अंतर्गत है कि किस आश्रम को महाश्रम कहा गया है? वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ या ब्रह्मचर्य आश्रम को? तो जो इसका सही जवाब है वो है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो था यह 25 वर्ष तक पालन किया जाता था। वानप्रस्थ जो था वो 50 से 75 वर्ष तक पालन किया जाता था। गृहस्थ जो था वो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक पालन किया जाता था। और संन्यास आश्रम जो था यह 75 से 100 वर्षों के बीच पालन किया जाता था।
चारों आश्रम का जो उल्लेख है यह जाबालो उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि चार आश्रम जो हैं वैदिक काल में इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, तो यह चर्चा जाबालो उपनिषद में मिलती है। तो महाश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम को कहा जाता था। देखते हैं छठे सवाल को। प्रथमतः हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? हर्ष जो था वो शुरू में या अपने शुरुआत में किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म, शैववाद धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो इसका सही जवाब है शैव धर्म। शैववाद जो था वो शुरू में शिव के भक्त थे, बाद में हर्ष ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्ष के समय में ही प्रयाग में एक हेनशांग उस समय आए थे प्रयाग में, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित इन्होंने बहुत सारे दान किए थे हर्ष ने, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगले सवाल को देखते हैं। मुगल सम्राटों में किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? मुगल सम्राटों में किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? इसका जो सही जवाब है यह है औरंगजेब का। औरंगजेब का जो पहले बार राज्याभिषेक हुआ था वो 31 जुलाई 1658 को दिल्ली के शालीमार बाग में हुआ था। यहीं पर औरंगजेब ने अब्दुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण की थी 31 जुलाई 1658 को दिल्ली के शालीमार बाग में। दूसरी बार जो औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था वह 5 या 13 जून 1659 को लाल किला में हुआ था। यह दारा को हराने के पश्चात भव्य तरीके से राज्याभिषेक करवाया गया था। औरंगजेब ने कुल 49 वर्ष तक शासन किया था। तो आपने जाना कि औरंगजेब के 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 31 जुलाई 1658 को और 5 या 13 जून को 1659 को, और इसने 49 वर्ष तक शासन किया। अगले सवाल को देखते हैं कि तबकाते ए अकबरी का लेखक कौन था? तबकात ए अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल, बदायूनी, निज़ामुद्दीन अहमद या गुलबदन बेगम? तो इसका जो सही जवाब है वो है निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी का रचना की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी और इसी के तीसरे खंड में जो आईन अकबरी है उसकी भी रचना अबुल फजल ने की थी। बदायूनी ने मुतखब उल उत तवारीख की रचना की थी। मुतखब उत तवारीख की रचना की थी। निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी की रचना की थी और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर इस पुस्तक की या इस जो गुलबदन बेगम की कृति थी हुमायूं नामा, उसकी रचना की थी। गुलबदन बेगम ने के बारे में कहा भी जाता है कि उन्होंने हज की यात्रा भी की थी। आगे देखते हैं। जवाबीत शब्द का मुगल काल में क्या अर्थ था? जवाबीत शब्द का मुगल काल में क्या अर्थ था? तो कृषि कर, राज्य का कानून, मनसबदारों का वेतन या मनसबदारों की सैन्य दस्ता? इसमें से जवाबीत शब्द का मुगल काल में क्या अर्थ था? तो जवाबीत जो था यह मुगल काल में राज्य का कानून कहलाता था, और ये जवाबीत को मुगल काल में राज्य का कानून जो था वो जवाबीत ही कहलाता था। आगे देखते हैं। जो अगला सवाल है वो गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड लिनलिथगो? तो गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे वो दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय थे। अगला सवाल है कि शारदा एक्ट 1929 का संबंध किससे था? विधवा विवाह, सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक या महिला शिक्षा से? तो जो शारदा एक्ट था इसका संबंध किससे था? विधवा विवाह, सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक या महिला शिक्षा से? तो यह जो था
इसका बाल विवाह पर रोक से संबंध में था। जो विधवा विवाह था यह आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 के नियम 17 के तहत विधवा विवाह सती प्रथा को रोक दिया गया था। तो सती प्रथा पर जो रोक था यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 के नियम 17 के तहत इस पर रोक लगा दी गई थी। बाल विवाह पर रोक के लिए शारदा एक्ट से संबंध रखा गया है। इसमें जो थे डॉक्टर हरविलास शारदा जो अजमेर के निवासी थे, इन्होंने इस एक्ट के बारे में काम किया था, जिसमें लड़की की जो न्यूनतम वर्ष थी वह 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और जो लड़का का न्यूनतम वर्ष था वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो आपने जाना कि शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह पर रोक से था। सती प्रथा पर रोक के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का संबंध था। विधवा विवाह जो था यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए अहम भूमिका निभाए थे। इनके प्रयासों से ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अधिनियम 15 के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था। तो ये सवाल आपने जान लिया। देखते हैं अगले सवाल को। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? जो वहाबी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? तो यह जो मुख्य केंद्र था यह पटना में था। बिहार की राजधानी जो पटना है वहाँ पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में था। इसके बाद देखते हैं अगले सवाल को। 1932 के पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्गों के लिए चुनावी आरक्षण, रियासतों का विलय या सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना। तो इसका जो सही जवाब है यह है दलित वर्गों के लिए चुनावी आरक्षण। पूना पैक्ट जो था यह राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास के प्रयासों के द्वारा किया गया था। इसमें प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। और वहीं केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। तो यह भी एक कभी कभी पूछते हैं कि जो प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या कितनी बढ़ाई गई थी पूना पैक्ट जो हुआ था उसके द्वारा, और केंद्रीय विधानमंडल में। तो आप जरूर याद रखेंगे कि प्रांतीय विधानमंडल में जो सीटों की संख्या थी वो 147 कर दी गई थी और केंद्रीय विधानमंडल में 18% की वृद्धि की गई थी। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें आप ये भी जान लें कि राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास के प्रयासों से ये हुआ था। देखते हैं अगले सवाल को कि वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी घोष या मदन मोहन मालवीय। तो ये जो थे इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1907 में सूरत के अधिवेशन के समय यह थे रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष इसका सही जवाब है। यह 1907 में थे और 1908 में भी रासबिहारी घोष ही थे उस वक्त। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे, 1886, 1893 और 1903 में। यह दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन के। और 1909 में मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1909 में जगह था लाहौर। तो आप इसे भी याद कर लेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले कितने बार बने? तो 3 बार बने थे, वर्ष 1886, 1893 और 1903। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में 1905 में बने थे। मदन मोहन मालवीय 1909 में लाहौर में बने थे। देखते हैं अगले सवाल को। एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया था? एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया था? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, वीपी वाडिया या जॉर्ज अरुंडले को? तो इसका सही जवाब है जॉर्ज अरुंडले। जॉर्ज अरुंडले को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का सचिव बनाया था।
मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और वीपी वाडिया एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, लेकिन सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल इतिहास से। आपको यह कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले फिर महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।